प्रोस्टेट कैंसर है की एक्चुअली? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसको हम डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज कहते हैं। 50 साल से कम की उम्र पे प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। कोई मेन कारण हैगा जिसकी वजह करके प्रॉब्लम्स आती है? तो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीट इंटेक लेते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो उससे भी कैंसर के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जैसे यूरिन का बार बार आना, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहना, यूरिन में ब्लड आना। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? साल में एक बार अपना PSA टेस्ट ज़रूर करवाएं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट है। ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? कैंसर कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं फैलता। रोबोटिक में जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें हमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज की तारीख में जो हम रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोस्टेट कैंसर है की एक्चुअल? देखो, प्रोस्टेट जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही सिंपल ग्लैंड है जो हमारी यौवन अवस्था में या हमारी यंग एज में हमारे सेक्सुअल फंक्शंस में रोल प्ले करता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इस ग्लैंड का कोई बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं रह जाता और एक टाइम के बाद इसके अंदर इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप हो, उसके अंदर कोई ग्रोथ हो, कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए तो फिर हम उसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। सो जैसे ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਜਿੱਥੇ कि खास ध्यान रखने की लोड़ है, उस तो पहला इसका कोई खतरा तो नहीं? तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसको हम डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज कहते हैं। डिसीज़ मतलब प्रोस्टेट में जो कैंसर के चांसेस हैं वो 50 साल की उम्र के बाद थोड़े से बढ़ने शुरू होते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके बढ़ने के चांसेस होते रहते हैं। सो 60 प्लस की एज में इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 80% अगर 80 से प्लस के हम एज देखें तो 80 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उसमें 25% चांस होता है कि उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो जाएगा। जबकि अगर हम 50 की एज पे देखें तो 4 to 5% जो है वो चांस होता है कि उसमें कैंसर हो। 50 साल से कम की उम्र पे प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। सो कोई मेन कारण हैगा जिसकी वजह करके प्रॉब्लम्स आती है? प्रोस्टेट कैंसर जो है हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹਾਰमोन का कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है और जो हार्मोन है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ उसकी ग्रोथ करवाता रहता है। तो जैसे जैसे अगर कुछ सेल्स के अंदर कोई एबनॉर्मल सेल्स ग्रो करने लग जाएं तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उस कैंसर को फर्दर प्रमोट करता है और उसकी वजह से प्रोस्टेट में कैंसर डेवलप होने लगता है। कई बार हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीट इंटेक लेते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी कैंसर के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और उन चीज़ों को भी हम अवॉइड करने की ज़्यादातर लोगों को एडवाइस देते हैं। सो जिवें तुसीं ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि 80% लोगों में 80% से ज़्यादा लोगों में कोई ख़ास सिम्टम हमें पता ही नहीं चलता, कोई ख़ास सिम्टम नहीं आता। बट 20% लोगों के अंदर हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे यूरिन का बार बार आना, यूरिन रात में ज़्यादा पास होना, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहना, यूरिन में ब्लड आना, बर्निंग सेंसेशन होना, इस टाइप के यूरिन के अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो हमें 20% केसेस में देखने को मिलती हैं।
80 से ज़्यादा % लोगों के अंदर हमें कोई ख़ास सिम्टम देखने को नहीं मिलता, और हम कोई PSA का टेस्ट करवाते हैं या कोई स्कैनिंग करवाते हैं तो उसी से हमें प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जानकारी मिलती है। सो जिमें हुण तुसीं कैटेगरीज डिवाइड कीतियां हैं, फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, जिमें कि सिम्टम्स नहीं नज़र आउंदे ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ पता लग सकता है? तो 50 ईयर्स से ऊपर के जितने भी अपने पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार अपना PSA टेस्ट ज़रूर करवाएं। PSA जो है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक ब्लड टेस्ट है, और ये जो ब्लड टेस्ट है ये प्रोस्टेट में अगर कैंसर डेवलप कर रहा होगा या कोई और एबनॉर्मलिटी डेवलप कर रही होगी तो उसको सही टाइम पे डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, छोटे छोटे गाँव में आज की तारीख में हमारे शहरों में, गाँव में छोटी छोटी लैब्स पे भी अवेलेबल है, और ये हमें कैंसर को सही टाइम पे डिटेक्ट करने में, सही स्टेज पे डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हमारा जो पूरा फोकस है वो इस चीज़ पे रहता है कि हम बीमारी को जितना जल्दी हो सके, जितने अर्ली स्टेज पे हो सके उतना जल्दी इसको डिटेक्ट करें, ताकि कैंसर का सही टाइम पे डायग्नोसिस हो पाए और सही टाइम पे हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? सो अगर कोई पर्सन जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं कि डायग्नोस्ड हो गया है तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पेशेंट की ओवरऑल फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की ओवरऑल बॉडी बिल्ड क्या है, उनकी कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, और उनकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1, 2 या इवन स्टेज 3 पे भी है तो भी हम उनको सर्जिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से उस कैंसर को पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। पर अगर वो स्टेज 4 में है तो फिर हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर हमने देखा है कि कोई एग्रेसिव ट्यूमर हो तो हमें स्टेज 3 पे भी हार्मोन थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेना पड़ सकता है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਟੈਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ कैंसर ਜਿਹੜਾ प्रोस्टेट है खत्म हो सकता है ऑपरेशन तो बाद? सो प्रोस्टेट कैंसर, मैं वही कहता हूँ बार बार, जो कैंसर है, कोई भी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो उसकी स्टेज पे और उसकी कंडीशन और उसकी एग्रेसिवनेस पे डिपेंड करता है। और डेफिनेटली स्टेज 1, 2 या इवन स्टेज 3 पे भी अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लिए हम कम्प्लीटली क्योर वर्ड यूज़ करते हैं। हम उस बीमारी को पूरी तरीके से कंट्रोल ही नहीं, पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं, पेशेंट को कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। स्टेज 4 में हमारे जो हम कंट्रोल वर्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योर वर्ड हम यूज़ नहीं कर पाते। पर स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट के, और उसमें भी हम पेशेंट को बहुत अच्छी एक लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेंसी दे पाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बीमारी को डिटेक्ट करें। बट अगर इवन स्टेज 4 भी है तो भी हमारे पास मेडिकल साइंस में आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो ट्रीटमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो बहुत सारे लास्ट इंटरव्यू तो बाद इंक्वायरीज भी आई हैं कि सवाल ये भी आया कि ਜਿਹੜੇ ਕਿ प्रोस्टेट कैंसर ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, कह सकते हैं कि मियाँ बीबी के रिलेशन दे बनाने ने जेकर ताकि इसका इफेक्ट अपने पार्टनर पे पै सकता। तो प्रोस्टेट कैंसर के बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है जिसको हमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर कभी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। सो अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट कैंसर है या कोई भी टाइप का कैंसर है और अगर वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बना रहे हैं तो उससे उनके पार्टनर में कैंसर होने का कोई भी चांस या कोई भी रिस्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और फिर वो ट्रीटमेंट के ऊपर जा रहे हैं तो उनको उनकी हार्मोनल थेरेपी की वजह से या कई ट्रीटमेंट्स की वजह से उनकी इच्छा शक्ति जो है वो थोड़ी कम हो जाती है या फिर उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कम हो सकता है। बट कैंसर के फैलने का रिस्क जो है वो इसमें ज़ीरो ही है। सो ऑपरेशन तो कितने समय तक जी की पूरी रिकवरी हो जाती बॉडी के विच? तो यूजुअली आज की डेट में हम प्रोस्टेट कैंसर जैसी चीज़ों का जो ट्रीटमेंट है वो मशीन के माध्यम से यानी रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से करते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी नई टेक्निक है जिससे छोटे छोटे कट से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। रोबोटिक में जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें हमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता और हमारी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी रिकवरी उस लेवल पे आ जाती है जिस लेवल पे हम ऑपरेशन से पहले रहे हों। यानी कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर हमारी कैंसर के सर्जरी के बाद जो रिकवरी है वो कंप्लीट हो जाती है।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲकुल रिस्क खत्म हो चुका है रोबोट के आने के बाद? सो हम ज़ीरो तो उसको नहीं बोल सकते, बट येस ऑपरेशन आज की तारीख में जो हम रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। सो जहाँ पे हम ओपन टेक्निक से कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का रिस्क अराउंड 9 to 10% रहता है, वहीं पे रोबोटिक सर्जरी में वो रिस्क जो है वो 1% से भी कम रह गया है। तो चांसेस जो हमारे रिकवरी वाले हैं, जो हमारे इन्फेक्शन के चांसेस हैं, ब्लीडिंग के चांसेस हैं, वो ओपन सर्जरी के माध्यम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं, काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। ਸੋ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपॉइंटमेंट ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ है या ਕੀ प्रोसेस है उसका? सो उसके लिए हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई पेशेंट अगर ट्रैवल करने से पहले अपनी रिपोर्ट भी शेयर करना चाहते हैं और टेलीफोनिकली कंसल्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ पॉसिबल है, हम टेलीफोनिकली भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल करवा सकते हैं और करवा देते हैं। और जो भी कोई व्यक्ति अगर ऑपरेशन के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करा के जाना चाहते हैं तो हम उनके जो भी चीज़ें स्मूथ करने के लिए, ताकि अर्लीस्ट उनका ऑपरेशन प्लान किया जा सके और जल्दी से जल्दी रिकवरी करके वो जा सकें, तो उन सब चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੈਸਟ करनी पै सकती है? हॉस्पिटल स्टे जो है वो तो हम कहते हैं कि 2 से 3 दिन ही रहता है ऑपरेशन के बाद, लेकिन अगर हम कोई व्यक्ति बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते का टाइम, लगभग महीने के आसपास का टाइम अपने पास लेके चलें, ताकि ऑपरेशन के बाद वो 2 से 3 हफ्ते नियर बाय अपने इंडिया में ही अपनी रिकवरी वगैरह पे फोकस कर पाएँ और एक बार उनकी रिकवरी कंप्लीट हो, उनकी तसल्ली हो, हमारी तसल्ली हो, उसके बाद ही वो वापस जाएँ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? सो ऑपरेशन ट्रीटमेंट या इस सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई डाइट का कोई ख़ास परहेज हमारी तरफ से नहीं होता। हम कम्प्लीटली नॉर्मल डाइट पर्सन जो भी खा पी रहे हैं उसके लिए अलाउ कर देते हैं। हमारी तरफ से कोई भी हम स्पेसिफिक डाइट के लिए फोकस नहीं करते, बट येस हम हमेशा एडवाइस ज़रूर करते हैं कि आप अननेसेसरी ज़्यादा ऑयली खाना या ज़्यादा बाहर का खाना ना खाओ, स्मोकिंग डेफिनेटली ना करो, अल्कोहल इंटेक को जितना हो सके उतना कंट्रोल करो, क्योंकि यही सारे फैक्टर्स हैं जो आगे चल के हमारी बॉडी की रिकवरी में और बॉडी की हेल्थ में मेंटेन करने में हमें हेल्प करते हैं। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ट्रैवल नहीं कर सकता, जेकर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसका की सोल्यूशन है? तो देखिए, ऑपरेशन के बाद हम कभी भी पर्सन को ट्रैवल करने के लिए तभी अलाउ करते हैं, तभी बोलते हैं जब हमें अपनी तसल्ली हो जाती है कि कुछ इमरजेंसी या कोई मेजर प्रॉब्लम अब नहीं रह गई है। हाँ, कैंसर के ऑपरेशंस के बाद एक रेगुलर फॉलोअप किया जाता है जिसके अंदर हम प्रोस्टेट कैंसर में कुछ बेसिक टेस्ट जिसको हम PSA ब्लड टेस्ट कहते हैं उसको रेगुलर इंटरवल्स पे करते हैं। और वो टेस्ट बहुत सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो अपने टेलीफोनिकली हमसे शेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स हमें शेयर कर लेते हैं, हम फ़ोन पे उनका रिप्लाई करते हैं। सिर्फ बाहर से ही नहीं, इंडिया में भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से हमारे पास ट्रैवल करते हैं और वो हर 2 महीने 3 महीने में हमारे पास नहीं आ पाते, तो वो अपनी रिपोर्ट्स हमारे पास टेलीफोनिकली शेयर करते हैं एंड हम उनको रिप्लाई करते हैं। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ कि वो ज़्यादा हाई रिस्क थे फिर? नहीं, सो ये भी एक तरीके से मिथ ही है जिसमें हम कहते हैं कि अगर हम सिटिंग जॉब पे हैं या हम साइकिलिंग कर रहे हैं या हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे कैंसर के बढ़ने का रिस्क नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम कुछ ऐसा वर्क प्रोफाइल में है तो हमें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट कैंसर का जो रिस्क है वो इन सब में से किसी से भी नहीं बढ़ता है। सो कोई खास इन्फॉर्मेशन साढ़े दर्शकों नाल साझी करना चाहो प्रोस्टेट कैंसर को लेकर? सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी बीमारी, कोई भी कैंसर जो है उससे हमें घबराना नहीं है। हर बीमारी, हर ट्रीटमेंट, हर चीज़ का, बड़ी से बड़ी बीमारी का आज की तारीख में कंप्लीट ट्रीटमेंट और कंप्लीट क्योर जो है वो पॉसिबल है। हमें बस अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए सजग रहना है। अपना साल में एक बार PSA टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने आप को अवेयर रखें और कभी भी अगर लगता है कि हमारा PSA बढ़ रहा है अपने नियर बाय डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से या जो भी आपके नियर फिजिशियन डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, ताकि कोई भी चीज़ जो हमें अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकती है हम उसको इग्नोर ना करें, उसको सही टाइमली डिटेक्ट करके उसका सही टाइमली ट्रीटमेंट कर पाएँ। बाकी जेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर होंदा ते हुण मैडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। अजिही कोई भी डिसीज़ नहीं जिसका
ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਰੋਬੋਟ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।